नहीं, तुम गलत कह रही हो। मैंने उन्हें रेशमी कपड़े में लपेट दिया है, उसने उत्तर दिया। वह अचंभित होकर बोली, इसका मतलब तुम सब कुछ यहाँ लेकर आए हो? हाँ, सब कुछ, उसने बताया। जब मैंने गिफ्ट पैकिंग के लिए कहा तो क्लार्क कहने लगा कि गिफ्ट पैकिंग के लिए रेशमी कपड़ा ज़रूरी होता है। उसकी बात सुनकर हेलन हंस दी और वह विजय भाव से मुस्कुरा दिया। वह आगे कहने लगा, और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर चुबारे, अपने कीमती तोहफे नीचे क्रिसमस ट्री के पास रखने के लिए। नीचे रखने की बजाय तुमने तोहफे ऊपर चौबारे में क्यों रखे? उसने पूछा। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें इस तरह ताक झांक करने की आदत नहीं रही। तुम भूल गए क्या? आदत? कल रात को जब मैं अपना कुछ कीमती सामान रखने चौबारे में गया, वहीं जहां हमने एना की गुड़िया के घर को छुपाया था, हाल की साइकिल को भी कितने ही वर्ष बीत गए हमें यहाँ क्रिसमस मनाए हुए। तब से नहीं, जब से तुम परमाणु के आकर्षण में डूबे हो, वह कहने लगी। मैं जानती हूँ न्यूक्लियर के प्रति तुम्हारे सम्मोहन को। कहते हुए उसकी नीली आंखों में वह पहले जैसी ही चमक दिखी। आह, यह सम्मोहन ही है, उसने प्रत्युत्तर में कहा। वह उसे वहीं छोड़कर सीढ़ियों चढ़ते हुए चौबारे में चढ़ गया। वहाँ उसके तोहफे खाकी कागज़ के बैग में रखे हुए थे, जो कि उसने कल वहाँ छुपा कर रख दिए थे। तोहफे लेकर वापस लौटते हुए जब वह आधी सीढ़ियों तक पहुँचा तो उसने ऊपरी हॉल से ऐना की आवाज़ सुनी। वह किसी से बात कर रही थी, अवश्य ही किसी लड़के से। मेरा यहाँ रात को आने का क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, मैं हाल के साथ आ सकती हूँ, उसकी किसी से डेट थी, लेकिन क्या फ़ायदा? आधी रात के करीब हम लोग यहाँ पहुँचे थे और हमने 15 मिनट या अधिक से अधिक आधा घंटा एक साथ बिताया। बाकी समय अगर आप असुविधा महसूस करते हो तो इसमें क्या अच्छा हुआ है? उसने यह सब बहुत धैर्य व तकलीफ से सुना और उसकी छाती में दर्द होने लगा। उसने देखा वह टेलीफोन पर किसी से बातें कर रही थी। वह अभी भी अपने रात के गुलाबी फ्लालेन गाउन में थी। उसके सुनहरी घुंघराले बालों से उसका माथा ढका हुआ था, मात्र 20 वर्ष की छोटी बच्ची के समान। किसी को कोई हक नहीं कि उसका मन दुखाए, जबकि वह तो उसका जन्मदाता था। वह उससे कैसे पूछ सकता था कि उस पुरुष का नाम क्या है? कैसे वह उसका बचाव उस पुरुष से कर पाएगा? ऐना, उसने पुकारा। वह तेजी से उछली। उसने पलटकर अपनी नीली चमकती आंखों से पिता की ओर देखा। क्रिसमस के दिन तुम बहुत जल्दी नहीं उठ गई? मैं सो ही नहीं पाई, वह बोली। झील के कारण यहाँ ज़बरदस्त ठंड है। अब तुम बड़ी हो गई हो, आगे उसने कहा। मैं और हाल पेड़ को थोड़ा छांट देंगे, फिर एक साथ रात को डिनर करेंगे। मैं कुछ टहनियाँ तोड़ लाऊंगा जिसमें तुम लोग घर को सजा लेना, पर कुछ एहतियात बरतना। उसने तोहफों वाला बैग सीढ़ियों पर रखा और बेटी की ओर बढ़ा। तुम्हारे मन में सांता क्लॉज के लिए कोई एहसास या भावनाएं नहीं है? ऐना, जो हॉल पार कर रही थी, अपनी एड़ियों के बल ही घूमी और उसने पास आकर पिता को एक चुंबन दिया। आप बहुत प्यारे हैं, उसने अचानक ही कहा। थैंक यू, उसने कहा। शायद बहुत समय के बाद मैंने ऐसा कुछ सुना है। हाँ, मैंने आपसे बहुत समय के बाद कुछ कहा है, उसने हामी भरी। ऐसा लगता है जैसे आप 10 वर्ष से कहीं गए हुए थे, है न? वह बहुत प्यार से पिता की बाहों पर तर्जनी फिराती रही। ओह, तो तुम हो, कहते हुए उसने उसकी तर्जनी को पकड़ लिया। तुम मुझे बताए बिना इतनी बड़ी कैसे हो गई? मैंने सिर्फ तुम्हारी कुछ झलक ही देखी थी। उसी समय वह यह सोचने लगा कि अगर उसने सभी को आज के दिन यहाँ आने का आग्रह न किया होता तो यह बदलाव नज़र न आता। वह देर रात की नाच पार्टी से
थक टूट कर अब तक बिस्तर पर पड़ी सो रही होती या कुछ ऐसा ही चलता रहता। अकस्मात ही उसने देखा कि बेटी का सिर पिता के सीने पर झुका हुआ था। मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं फिर से छोटी बच्ची बन गई हूँ। वह धीमे से फुसफुसाई, मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी न हुई होती। वह उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। क्यों क्यों ऐना, तू ऐसा क्यों सोच रही है? पागल, ऐसा हो सकता है क्या? उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। तभी वह अपने कमरे की ओर भाग खड़ी हुई और उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी क्रिसमस, उसने बाहर से बेटी से कहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। उसके बाद वह बेटे के कमरे की ओर बढ़ा। वहाँ बिस्तर पर उसका इकलौता बेटा पसरा हुआ सो रहा था। 18 वर्षीय, 6 फुटा, खूबसूरत जहीन मगर एकदम अजनबी। वह कमरे में दाखिल हुआ और सो रहे अपने बेटे की ओर देखने लगा। एक मर्द, एक बच्चा, लंबा पतला, जवान, चौड़ी हड्डियाँ, सुंदर त्वचा, लंबे काले बाल, यह उसका बेटा था। उसके अंदर बेटे के बचपन की यादें छिपी हुई थी। वहाँ अब उसकी जवानी का नया अंदाज उभरने लगा था। हाल जो गर्मियों में झील में तैरने, मछलियाँ पकड़ने और बोट चलाने के लिए सदा उतावला रहता था, 2 बार तो वह बहुत गहराई में जाकर डूबने वाला था। पहली बार अपने सामर्थ्य से अधिक तैरने के कारण और दूसरी बार जब उसका सिर तैरते हुए एक चट्टान से जा टकराया था। दोनों बार वह अपने पिता के कारण बच पाया था। तकरीबन 3 बार उसे अपना पुत्र जीवित प्राप्त हुआ था। पहली बार जब वह पुत्र उसे पत्नी की कोख से प्राप्त हुआ था। अब वह एक अजनबी सा था जो रात को पागलों की तरह उन लोगों के समूह में बिना किसी को जाने बूझे नाचता था। जब घर लौटता तो अक्सर पिए होता, जिससे उसके माँ बाप का दिल टूट जाता था। वे अपने बेटे को इस तरह की ज़िंदगी से कैसे बचाए? वे कैसे उसकी कुशाग्र बुद्धि की हिफाजत कर सकते थे? हार्वर्ड के पुराने बूढ़े प्रोफेसर ने हॉल के बारे में उसे एक बार लिखा था, यदि तुम इसे तरुणावस्था की धृष्टता से बचा सको तो यह किसी भी मत को बदल कर रख सकता है। तब तुम्हें एक योग्य व्यक्ति मिल पाएगा। अचानक हाल की नींद टूटी तो उसने पिता को पास खड़ा पाया। आपको क्या चाहिए डैड? मेरी क्रिसमस, उसने बेटे को शुभकामना दी। हाल ने जम्हाई ली। जल्दी से उठ जाओ, हमें नाश्ते के बाद पेड़ काटने जाना है। हाल ने करवट ली और तकिए में मुंह छिपाकर बोला, ओके ओके। वह कुछ देर खड़ा रहा मगर उसका वहाँ दम घुटने लगा। क्रिसमस का दिन और यह लड़का सोना चाहता है। उसे ध्यान आया जब पहले सुबह सवेरे ही हाल उसके कमरे में आकर शोर मचाता कि सुबह हो गई है। तब वह अपनी नींद को छोड़कर उठ जाता क्योंकि उससे उसके पुत्र को खुशी मिलती थी। अचानक वह पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। धैर्य रखते रखते वह थकने लगा था। हाल में आत्मानुशासन जरा भी नहीं था। आखिरकार लोगों के बच्चे होते ही क्यों हैं? वह अपने कमरे में चला गया और जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बर्फ़ फिर से बादलों से ढके आकाश से गिरने लगी थी। वह सितारा अब वहाँ नहीं था। आसमान साफ हो गया था। जब हाल और वह नाश्ते के बाद बर्फ़ पर फिसलते हुए चल रहे थे, मन उद्विग्न होने पर भी उत्साह से भरा हुआ था। पौष्टिक भोजन के साथ हेलन के चेहरे की लालिमा को देखते हुए उसका मूड थोड़ा संभल गया था। हालांकि कमरे में दिन के मुकाबले पुरानी लकड़ियों के कारण
अधिक तपिश नहीं रह गई थी। फिर भी ऐना के थोड़े से दुलार से उसने खुद को फिर से लकड़ियाँ काटने के लिए तैयार किया और अब वह अपने लंबे व खामोश लड़के के साथ जा रहा था जो उसका पुत्र था। जब मैं बच्चा था तब हमें हमेशा ही बर्फ़ से ढका दूधिया क्रिसमस ही मिलता था, उसने कहा। हम उससे भी खुश रहते थे। मुझे मालूम है कि तुम और ऐना भी ऐसा ही क्रिसमस पसंद करते हो। वर्षों पहले जब हम तुम्हारी क्रिसमस की छुट्टियों में आते थे, उसे अपने पीछे आते हाल के जूतों की चिरमराहट तो सुनाई दे रही थी, मगर हाल ने पिता की बात के जवाब में कुछ न कहा। उसने एक बार हाल की ओर देखा। उसके चौड़े कंधे, ठंडे गहरे सांस लेता हुआ उसका चेहरा एकदम रिक्त था। लड़के का ध्यान पिता की बातों की ओर बिल्कुल नहीं था। पिता को अपनी तरफ टकटकी लगाए हुए देखा तो वह एकदम सकपका गया और बोला, आप कुछ कह रहे थे डैड? कुछ खास नहीं, उसने संक्षेप में कहा। वे दोनों फिसलते हुए चलते रहे। जब पुत्र का ध्यान उसकी बातों की ओर है ही नहीं तो वह उससे क्या बात करे, जबकि उसके पास बेटे को बताने के लिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ। वह अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को हाल के साथ बांटना चाहता था, अपनी उम्र के उन उत्साहित पलों को जब वह परमाणु वैज्ञानिक बना और अचानक ही वह दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। अपने बीते समय में वह अपनी एकांत प्रयोगशाला में अकेले ही ऊट-पटांग प्रयोग करता था, जो अक्सर व्यर्थ ही होते थे। वैसे भी विज्ञानी लोग, आम आदमी कम और जादूगर व सनकी अधिक होते हैं। अब जबकि उसने ऊर्जा के ज्ञान से ब्रह्मांड के सच को जान लिया था, वह इस शक्ति का बहुत सम्मान भी करने लगा था और डरने भी लगा था। क्या हाल इन बातों के बारे में सोचता था? उसके सपनों को जानने के लिए बाप बेटे दोनों के बीच कोई संवाद इत्यादि नहीं था। वह लकड़ी की जांच करने के लिए कुछ पल के लिए रुक गया। जहाँ वे लोग खड़े थे वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। उनके बीच वह किसी छोटे पेड़ को देखने लगा। हमें और कितनी दूर जाना होगा? हाल ने पूछा। हमें कोई औसत दर्जे का पेड़ चाहिए, उसने कहा। हमें जंगल के सिरे तक जाना चाहिए। हम किसी भी पेड़ से लकड़ी काट लेते हैं, हाल का तर्क था। उसने इनकार में सिर हिलाया। मैं इस मामले में बहुत समझदार बढ़ई हूँ। यदि मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरे पिता का प्रेत निकल आएगा और कहेगा कि थोड़ी सी लकड़ी के लिए सारे पेड़ का सत्यानाश कर दिया। मुझे देर हो रही है, हाल ने तीव्रता से कहा। तुम्हें किस बात की जल्दी है? हाल वहीं खड़ा हो गया। डैड, मुझे रात के 8 बजे तक वापस पहुंचना है। वह पलटा और पुत्र से मुखातिब होकर बोला,